राज्यसभा में आज फिर कोरोना वायरस का मुद्दा उठा। शून्यकाल से पहले सदस्यों ने कोरोना वायरस को लेकर अपने विचार रखे। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने जांच की वजह से देरी और मास्क का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सांसदों के जुनून और जज्बे से बाहर एक अच्छा संदेश जाएगा। वहीं सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूरा संसद परिसर कीटाणु मुक्त किया गया है। जगह जगह लोगों के लिए हैंड सैनिटाइजर रखे गए हैं, साथ ही दूसरे उपाय भी किए गए हैं। उन्होंने सांसदों से इस मामले में सुझाव मांगे। Temperature checking is being done at the boom barrier. As a result, there's a huge traffic jam. There are 3-4 people in every vehicle, and there are half a kilometer long queues there. It took me 15 minutes to cross the boom barrier. It should be done at the entry gate. It does not make any elementary sense. I take note of your point. And also, what the honourable member has said, I fully associate. We are telling the entire country for social distancing, and if we do not do it here, it does not make right. आज 130 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों में एक जुनून भी है, जज्बा भी है कि इस वायरस से लड़ना है। अगर हम इस सदन के अंदर बैठ करके हमारा मिजाज जो है इसमें लड़ने का, इस जुनून और जज्बा नहीं दिखेगा और हम उसमें पैनिक करेंगे तो निश्चित तौर से वो देश के हित में नहीं है। We have sanitized the entire parliamentary complex, just for information. Second, these hand sanitizers have been kept at various places. Third, time to time, all the necessary arrangements also will be made. If, in addition to this, if members have any suggestions, they can convey to the Secretariat or they can convey to the Chairman about the need to take some more steps as far as the sanitation and the required measures are concerned. I leave to the members. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भी कई सदस्यों ने कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों को उठाया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने परीक्षण केंद्र की संख्या बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस के रिपुन बोरा ने दूर दराज के इलाकों में हैंड सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं जेडीयू की कहकशां परवीन ने पटना के एम्स में कमियों को दूर करने की मांग की। कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए दिल्ली और भारत भर में परीक्षण केंद्रों की भारी मांग है। यह वायरस दुनिया भर में फैल गया है और भारत की भारी आबादी को इस संक्रमण का खतरा है। हमें दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों से परीक्षण मॉडल को अपनाना होगा, जो ड्राइविंग इन परीक्षण केंद्रों की तैनाती कर रहे हैं। सरकार को एक वास्तविक समय पोर्टल बनाना चाहिए और इसे कुल राज्यवार सकारात्मक कोविड-19 मामलों के साथ अद्यतन रखना चाहिए। निजी क्षेत्र भी योगदान दे सकता है और सरकार को जल्द से जल्द अधिक परीक्षण केंद्र खोलने की अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। 7 मंत्रालयों को पूरे भारत में संगरोध केंद्र खोलने का काम सौंपा गया था। हमारे देश को जल्द से जल्द पूरे भारत में कई संगरोध केंद्र खोलकर चिकित्सा आपातकाल के लिए तैयार रहने की जरूरत है। In the entire country, not to speak of only in metropolitan cities, even in the remote areas also, there is acute scarcity of soap and acute scarcity of masks and sanitizers, and some unscrupulous sellers, they have taken the advantage of this, taking exorbitant rate from the public. So now my suggestion to the government and more particularly to the Ministry of Health to closely monitor the situation in the entire country so that sufficient stock is maintained. पटना में जो एम्स खोला गया है महोदय, उसमें सही व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोग जो है दिल्ली एम्स में आकर के अपना इलाज कराते हैं और परिवार एवं कल्याण जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2018 में जो पेश की थी उसमें बहुत सारी कमियों को उन्होंने उजागर किया था और उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक वहां की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि वहां जो कमियां हैं उस कमियों को पूरा किया जाए। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत में ही पूर्व सदस्य और पत्रकार पुट्टप्पा पाटिल को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में कुछ पलों का
मौन भी रखा गया। 1922 में जन्मे 98 साल के पुट्टप्पा का निधन सोमवार रात हुआ था। पुट्टप्पा पाटिल 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Puttappa Patil, a former member of this House, on the 16th of March 2020 at the age of 98 years. Born in 1922 at Haveri town in Dharwad district of the erstwhile state of Bombay, present-day Karnataka, Sri Patil penned more than 50 books and also is the recipient of several awards including Karnataka Rajyotsava Award, TSR Award, Nadoza Award and Rupatunga Award. Sri Puttappa Patil represented the erstwhile state of Mysore in this House consecutively for 2 terms from April 1962 to April 1968 and again from April 1968 to April 1974. वहीं लोकसभा में भी शून्यकाल के दौरान सांसदों ने कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया। बीजेपी सांसद अजय मिश्रा ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। साथ ही कोरोना से निपटने में लगे डॉक्टर, नर्स, एयरपोर्ट कर्मियों सहित तमाम कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों के लिए सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाने की मांग की। कांग्रेस सांसद ए चेला कुमार ने फिलीपींस और मलेशिया सहित अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को सकुशल लाने की मांग की। कोविड-19 का प्रकोप बुरी तरह से है, जिसमें 140 से ज्यादा देश जहां प्रभावित हैं, वहीं 2 लाख के लगभग संदिग्ध मरीजों की संख्या है और 7,500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु इसमें हो चुकी है। लेकिन हमारे देश में जहां एक बड़ी जनसंख्या है 130 करोड़ की, हमारी सरकार ने इस पर नियंत्रण रखा है और अभी तक केवल 140 के लगभग हमारे यहाँ संदिग्ध लोग मिले हैं और केवल 3 इंजरी हमारी जो कैजुअलिटी हुई है। लेकिन अभी जो ये बीमारी है इसके अभी बढ़ने के आसार है, इसलिए नियंत्रण के लिए और भी सावधानी की आवश्यकता है। Through you, sir, regarding the Indian students studying in Philippines and other countries. Sir, Government of India has banned the entry of passengers from Philippines and Malaysia as a precautionary measure to prevent the spread of the coronavirus. Yesterday, around 200 Indian students studying in Philippines were stranded in Malaysia en route to India. Thanking the Ministry for initiating necessary steps to bring them back to India safely. I am seeking a response from the government. This is a very important issue. So hundreds of students and Indians are stranded in various countries. Italy, Iran, Malaysia, Philippines. So I urge upon the government, kindly respond to this issue because they have no idea how to go, how to move. All are stranded in the airports and there is no other way. Only the mission of India has to intervene and the government of India, and especially the External Affairs Ministry, has to intervene into this matter and send special aircrafts. So my suggestion is send special aircraft so as to evacuate all these people who are stranded in Manila, in Rome, Kuala Lumpur and also in Iran. और इस वक्त हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन संसद परिषद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अखिलेश का। अखिलेश, संसद में कोरोना संकट को लेकर सदस्यों ने चिंता जताई है और शून्यकाल से पहले सदस्यों ने कोरोना वायरस को लेकर अपने विचार रखे, लेकिन गतिरोध के चलते प्रश्नकाल नहीं चल सका है। इसके अतिरिक्त भोजनावकाश के बाद क्या कुछ उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है? देखिए, भोजनावकाश के पहले राज्यसभा में अगर देखें तो कोरोना वायरस पे सदस्यों ने अपनी चिंताएं जाहिर की और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हम लोग इस तरीके का कोई संकेत नहीं देना चाहते हैं जिससे देश में पैनिक आए, लेकिन जो सावधानियां हैं वो सावधानियां बरती जाएं। हालांकि सरकार ने ये बात कही कि कुछ मामलों में देश को ये संकेत देने की ज़रूरत है कि अगर संसद को अभी एडजॉर्न कर दिया जाता है तो लगेगा कि देश पैनिक में है। तो इस बात को विपक्षी भी मानते हुए सदन में सारे विपक्ष के सदस्य बने रहे। उन्होंने सावधानियां बरतने की बात कही और सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात कही, लेकिन फिर भी सभी बने रहे। भोजनावकाश के पहले एक और मामला उठा था, मध्य प्रदेश का मामला उठा था। इसके कारण प्रश्नकाल नहीं चल पाया, प्रश्नकाल को एडजॉर्न करना पड़ा और भोजनावकाश के बाद 2 बजे की स्थिति क्या रहती है, बड़ी देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर
कांग्रेस के लोग जो अभी तक बोल रहे हैं कि वो सवाल उठाएंगे राज्यसभा में 2 बजे के बाद भी, तो राज्यसभा की स्थिति में लगता है कि क्या रहेगी? यह निश्चित तौर पे सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार और विपक्ष के बीच में क्या मंत्रणा होती है और किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, ताकि जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है आज, वो चर्चा भी हो, और जो विपक्ष का जो मामला है, आरोप है या विपक्ष की जो मांग है, उन मांगों को भी पूरा किया जा सके। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस को लेकर संसद भवन परिसर में किए जा रहे उपायों का जायजा लिया। इस दौरान कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के तहत संसद भवन पहुंचने पर राज्यसभा सभापति की थर्मल स्कैनिंग की गई। संसद भवन परिसर में हैंड सैनिटाइजर्स, नैपकिन और साबुन की पर्याप्त व्यवस्था सहित संसद भवन और इसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता और साफ सफाई को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर संसद में उठाए जा रहे जरूरी एहतियाती कदमों के बारे में राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने जानकारी दी। हम हैं इस समय संसद भवन परिसर में और हमारे साथ हैं राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा जी। वर्मा जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। किस तरह के कदम उठाए हैं सचिवालय ने जो कोरोना वायरस का जो डर है उसके मद्देनजर? देखिए, कोरोना वायरस के बारे में जो चारों तरफ से समाचार आ रहे हैं उसको देखते हुए माननीय सभापति जी ने आज सवेरे ही हम लोगों को ये निर्देशित किया कि हम इसके बचाव के लिए अपनी बिना किसी तरह का पैनिक क्रिएट किए हुए इसके बचाव के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय हम लोग प्रारंभ करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे बाहर गेट्स हैं, आयरन गेट्स हैं, उन सारे गेट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है, जो कि माननीय संसद सदस्यों और यहाँ आने वाले विजिटर्स या हमारे जो कर्मचारी हैं उन सब के लिए, इवन प्रेस के लोगों के लिए वो एक व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा हमने आउटर लॉबीज़ में जहाँ जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं और हमारे राज्यसभा के अंदर एंट्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब जगहों पे हमने सैनिटाइज़र रख दिए हैं, जिसका इस्तेमाल माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो करें। इसके साथ ही जो हमारे हाउस के अंदर भी हमने सैनिटाइज़र 2 किनारे की तरफ रख दिए हुए हैं और माननीय सदस्यगण उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चुपचाप उठ करके जा करके कुछ समय बाद उसको इस्तेमाल करके और जो प्रिकॉशन दिया गया है कि अपने हाथ को रब करेंगे, वो हाथ को वो रब करके काम कर रहे हैं। सर, लगातार सभापति भी एक बात कहते आए हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रिकॉशन लें? जो हमारे जो कर्मचारी हैं और जो माननीय संसदगण हैं उसके लिए हम एक एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और उस एडवाइजरी में ये कहा जा रहा है कि ये सब एज ए मैटर ऑफ एबंडेंट कॉशन, सावधानी के लिए किया जा रहा है। तो किसी को भी पैनिक करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो इसलिए सारे मेंबर्स को, सारे सदस्यों को ये सुझाव दिया गया है और अपने कर्मचारियों को भी ये सुझाव दिया गया है कि वो सारे प्रिकॉशन की व्यवस्था करें। हमने यहाँ तक भी कहा है कि कर्मचारियों में ये भी एडवाइस किया उनको कि अगर वो चाहें, क्योंकि फाइलें जो होती हैं हमारी वो या कागज़ जो आते हैं वो कई स्तरों से गुजरते हैं, तो अगर वो चाहें तो वो एक ग्लव्स का इस्तेमाल उसके लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस समय किया हुआ है। तो सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देश भर में कोरोना वायरस के अब तक पुष्ट कुल 147 मामलों में से 14 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस से संक्रमित 130 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास तेज कर दिए हैं। कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन में राज्य सरकारों की मदद के लिए 30 अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों को तैनात किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। सरकार ने कोरोना के मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। इसके तहत 24 घंटे में 2 बार सैंपल टेस्ट किए जाते हैं और दोनों सैंपल नेगेटिव आने पर ही डिस्चार्ज किया जाता है।
137 confirmed cases in India, including 14 who are now COVID-free and 3 reported deaths. 2 of the deaths had already pre-existing comorbidities as reported earlier. The third deceased case reported is from Maharashtra with travel history to Dubai, and he did not disclose at the time of his admission about his travel history when he first reported to a private hospital. केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी इमारतों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर लगाने की सलाह दी गई है। सरकार ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन में राज्य सरकारों की मदद के लिए 30 अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों को तैनात किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगे राज्यों के साथ कोरोना वायरस के खतरे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के मुख्य सचिवों, अपर मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक अभी आईसीएमआर प्रणाली में 72 कार्यात्मक प्रयोगशालाएं हैं जो कि अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि भारत वर्तमान में हर दिन 10,000 टेस्ट कर सकता है। इसे भी दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकार ने 2 लाख टेस्टिंग किट का ऑर्डर भी दिया है। इस बीच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी विभागों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें जरूरत के मुताबिक थर्मल स्कैनर लगाने और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सभी जिम, मनोरंजन केंद्र, सरकारी भवनों में चल रहे क्रैच को बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही आगंतुकों के आने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, तुर्की और ब्रिटेन से भारत के लिए यात्रा पर आने वाले पर भी आज से 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। रोम से भारतीय दूतावास वहां फंसे भारतीयों को हर मुमकिन मदद में जुटा है। वहीं रेलवे ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और सीटें खाली रहने के कारण कुल 85 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। महाराष्ट्र से होकर गुजरने वाली 23 ट्रेनों को रद्द किया गया है। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें 10 से बढ़ाकर लगभग 50 रुपए कर दी है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी विमानों को 24 घंटे में कम से कम एक बार साफ करने और कीटाणु रहित करने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने तीर्थ यात्रियों से स्थिति सामान्य होने तक पवित्र गुफा की यात्रा नहीं करने की अपील की है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर 1 महीने तक कोई प्रदर्शन या आंदोलन नहीं करने का फैसला किया है। संसदीय पार्टी की बैठक में इच्छा जाहिर की थी कि कोरोना के कारण भारतीय जनता पार्टी किसी भी जन आंदोलन में, धरना में, प्रदर्शन में अगले 1 महीने तक भाग न ले और कोई भी जन आंदोलन या फिर धरना या प्रदर्शन करने की आगे कार्यक्रम न बनाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अगले 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का जन आंदोलन नहीं करेगी, न ही किसी प्रदर्शन में भाग लेगी। और इस बीच सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मलेशिया के कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए एयर एशिया की 2 उड़ानों को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा है कि कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों की मुश्किलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने इन लोगों से एयरलाइन से संपर्क करने को कहा है। खबरों के अनुसार 200 से अधिक भारतीय कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे हैं। इनमें अधिकांश विद्यार्थी हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल रात औचक निरीक्षण के तहत दिल्ली एयरपोर्ट गए और वहां तैयारियों का जायजा लिया। विदेश मंत्री एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारियों से भी मिले। उन्होंने सबके साथ तैयारियों की समीक्षा की और किसी भी चीज की जरूरत के बारे में पूछा।
वहीं वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास कोरोना वायरस प्रभावित ग्रैंड प्रिंसेस क्रूज जहाज पर सवार चालक दल के भारतीय सदस्यों के संपर्क में हैं और उन्हें हर प्रकार की आवश्यक मदद मुहैया करा रहे हैं। हमारी संवाददाता अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधे रुख करते हैं अनु का। अनु, देश भर में कोरोना वायरस के 147 मामलों की अब तक पुष्टि हुई है। इनमें से 14 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सरकार अब तैयारियों को किस तरह से आगे बढ़ा रही है? बिल्कुल अंकिता, 147 मामले सामने आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो 130 जो मामले हैं वो अभी एक्टिव केसेस में गिने जा रहे हैं, यानी कि जिनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रहा है। उसमें से अगर 147 में से बात करें तो 14 लोग ठीक हो चुके हैं और 3 की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर सरकार की तैयारियों की बात करें तो क्योंकि राज्यों में अलग अलग राज्यों में ये फैलता जा रहा है, कल ही एक पश्चिम बंगाल का मामला सामने आया है, सरकार ने 30 लोगों की एक टीम गठित की है, जिसमें कि एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है। यानी कि ये जो ऑफिसर्स है, ये जो टीम है, ये राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करेगी कोरोना वायरस की सिचुएशन को लेकर। आज इसी की एक ओरिएंटेशन मीटिंग थी, उसके ऊपर इन सभी को अधिकारियों को एक तरह से ये कह सकते हैं ओरिएंटेशन मीटिंग में पूरी जानकारी दी गई है कि किन राज्यों के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है वो सब। और उसके बाद अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों ने जिस तरह से पहल करके स्टेट को बंद किया है, स्टेट के अलग अलग जगहों को बंद किया है, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई साइट्स को बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की आवाजाही रहती थी इस वजह से। लेकिन अगर हम बात करें आईसीएमआर की, आईसीएमआर ने जैसे कहा कि अभी हम स्टेज 2 में हैं, अगर हम इसी तरह के जिस तरह सरकार आदेश दे रही है उनका पालन करते रहे तो स्टेज 3 यानी कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो उससे बच सकते हैं। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सरकार ने अपनी कोशिशें भी तेज कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए साझा और एकजुट प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें जारी हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने महामारी को लेकर दक्षिण देशों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने की भारत की हालिया पहल के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि सऊदी अरब की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में G20 के नेताओं के बीच इस तरह की कवायद वैश्विक स्तर पर लाभकारी साबित होगी। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 7,500 के करीब पहुंच गया है। हालांकि अब चीन में हालात बेहतर हो रहे हैं और इसी वजह से चीन ने इस महामारी के केंद्र वुहान शहर से अपने स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। यूरोप में हालात बेहद खराब हैं और यहां अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में लगातार तीसरे दिन भी करीब 350 लोगों की मौत हुई है। इस देश में इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,500 के पार पहुंच गई है। इस बीच यूरोपीय संघ बाहरी यात्रियों पर 30 दिन की पाबंदी लगाने पर सहमत हो गया है। कोरोना से अमेरिका में भी मरने वालों का आंकड़ा 100 को पार कर गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि इससे युद्ध स्तर पर निपटा जाएगा। अमेरिका के न्यू जर्सी और सैन फ्रांसिस्को में कर्फ्यू की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अमेरिकी नागरिकों को कहा गया है कि जब बेहद जरूरी हो तभी वे घर से बाहर निकलें।